हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिवर्टेड गियर ट्रेन। आज हम लोग रिवर्टेड गियर ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो रिवर्टेड गियर ट्रेन में होता क्या है कि इसमें जो जो आपका ड्राइवर है, जो पहला गियर होता है, जो ड्राइवर है वो, और जो लास्ट गियर है ड्रीवन, इन दोनों का जो शाफ्ट है ना वो सेम एक्सिस में होता है। ठीक है, मतलब जो ड्राइवर है, ड्राइवर का जो शाफ्ट होगा और जो ड्रीवन का जो शाफ्ट होगा, फर्स्ट ड्राइवर का बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ड्राइवर का और लास्ट ड्रीवन का बात कर रहा हूँ कि अगर इन दोनों का सेम शाफ्ट होगा तो उसको हम लोग रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलेंगे। ओके, जैसे ही आपको यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा कि व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर दैट इज ड्राइवर, फर्स्ट गियर का बात कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइवर कहलाएगा। एंड द लास्ट गियर, जिसको हम लोग लास्ट ड्रीवन भी कह सकते हैं, है ना, इसको हम लोग फर्स्ट ड्राइवर कह सकते हैं और इसको लास्ट ड्रीवन कह सकते हैं, आर को एक्सियल, दोनों सेम एक्सिस में होगा, को एक्सियल, दोनों का एक्सिस सेम होगा, देन द गियर ट्रेन इज नोन एज रिवर्टेड गियर ट्रेन। तब हम लोग उस गियर ट्रेन को क्या कहेंगे, रिवर्टेड गियर ट्रेन कहेंगे। ओके, आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे कि आपको पहले ये सर्कल डायग्राम से अच्छा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम समझने के बाद आपको सर्कल डायग्राम आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के ये जो ब्लैक कलर का लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ तक ये गियर नंबर 1 है। ओके, और गियर नंबर 2 जो है वो ये ब्लैक वाला लाइन से लेकर के इस इंड तक गियर नंबर 2 है, और गियर नंबर 3 जो है वो इस ब्लैक वाला लाइन से लेकर के यहाँ तक गियर नंबर 3 है। ठीक है, अब गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 दोनों सेम एक्सिस में लाई कर, दोनों सेम शाफ्ट में है, सॉरी, दोनों क्या है, सेम शाफ्ट में कनेक्टेड है। ओके, और गियर नंबर 1 जो है और गियर नंबर 4 कोई दोनों सेम शाफ्ट में कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग शाफ्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का शाफ्ट अलग अलग है, लेकिन दोनों शाफ्ट बिल्कुल एकदम सिमिलर पैरेलल में लगाया हुआ है और दोनों का एक्सिस बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है ना। तो बस यही बात है यहाँ पे आपको रिवर्टेड गियर ट्रेन में जो जानना है। ओके, कि जो फर्स्ट गियर है आपका, दिस वन इज अवर फर्स्ट गियर एंड दिस वन इज अवर लास्ट गियर, दिस इज अवर ड्राइवर एंड दिस इज अवर ड्रीवन। तो फर्स्ट गियर का जो एक्सिस है और सेकेंड गियर का जो एक्सिस है, शाफ्ट का एक्सिस है, वो दोनों बिल्कुल को एक्सियल होगा, तो उसको हम लोग रिवर्टेड गियर ट्रेन कहेंगे। उसी चीज़ को यहाँ पे सर्कल डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, जो पिच सर्कल के फॉर्म में है। जैसे कि आपका ये फर्स्ट गियर जो है वो ब्लैक वाला, ये जो बड़ा वाला गियर है वो फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर आपका ये सेकंड गियर से कनेक्टेड है, सेकंड गियर और थर्ड गियर कंपाउंड गियर कहलाएगा, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट में 2 गियर कनेक्टेड है, गियर नंबर 2 एंड गियर नंबर 3। और जब जब गियर नंबर 2 घूमेगा किसके हेल्प से, गियर नंबर 1 की हेल्प से, और गियर नंबर 2 शाफ्ट को घुमाएगा और शाफ्ट गियर नंबर 3 को घुमाएगा और 3 गियर नंबर 4 को घुमाएगा। ओके, तो यही प्रोसेस आपका चलेगा। तो ये आपका हो गया रिवर्टेड गियर ट्रेन। इसमें कुछ कुछ जानने वाला चीज़ है कि रिवर्टेड गियर ट्रेन में आप अगर ध्यान से देखिएगा तो रिवर्टेड गियर ट्रेन में मान लीजिए कि ये क्या है, गियर नंबर 1 है। ठीक है, ये गियर नंबर 1 है और ये गियर नंबर 2 है। तो गियर नंबर इस वाले शाफ्ट का, चूँकि दोनों सेम एक्सिस है, तो इस शाफ्ट और ये तो चूँकि कॉमन एक्सिस, कॉमन शाफ्ट है, तो यहाँ से लेकर के इस शाफ्ट से लेकर के इस शाफ्ट तक का डिस्टेंस और इस शाफ्ट से लेकर के इस शाफ्ट तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, तो इसका रेडियस, जो गियर नंबर 1 है उसका रेडियस अगर ले लिया जाए और गियर नंबर 2 का रेडियस ले लिया जाए और इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो गियर नंबर 1 प्लस गियर नंबर 2 बराबर होगा किसके, तो रेडियस ऑफ गियर नंबर 4 एंड गियर नंबर 3। तो गियर नंबर 3 और 4 का जो रेडियस का सम होगा वो गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2 के रेडियस के सम के इक्वल होने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द शाफ्ट ऑफ गियर 1 एंड 2 एज वेल एज द गियर 3 एंड 4 इज सेम, दोनों डिस्टेंस सेम है, इसीलिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4 होगा। ओके, तो ये तो हो गया रेडियस के टर्म में। अगर रेडियस के टर्म में को हटा करके अगर तिथ के टर्म में आएगा तो तिथ के टर्म में भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि द सर्कुलर पिच और मॉड्यूल ऑफ ऑल द गियर आर एज्यूम टू बी सेम, जितना भी गियर है उसका मॉड्यूल और जो सर्कुलर पिच है उसको हम लोग सेम कंसिडर करेंगे। और सेम होने की वजह से क्या होगा कि वो जो नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरकमफ्रेंस और द रेडियस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सरकमफ्रेंस के।
अगर कोई भी गियर का मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल आप पढ़ चुके हैं, टर्मोलॉजी ऑफ गियर, जब वीडियो में देख लीजिए, टर्मोलॉजी ऑफ गियर में मॉड्यूल के बारे में बताया जा चुका है। तो ये जो आपका होगा कि जो नंबर ऑफ टीथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरकमफ्रेंस के और रेडियस के। अगर मॉड्यूल या सर्कुलर पिच सेम होगा तभी होगा ये चीज़। तो T1 + T2 = T3 + T4 होगा। तो यही दो कंडीशन है जिसको आपको अच्छे से जानना होगा। ये दो कंडीशन को हमेशा याद रखना होगा कि जब भी मैक्सिमम रिवर्टेड गियर ट्रेन का बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बस R1 + R2 = R3 + R4 और T1 + T2 = T3 + T4, यही दो इक्वेशन में आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका स्पीड रेशियो के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया जा चुका है कि स्पीड रेशियो और वेलोसिटी रेशियो दोनों सेम चीज़ होता है। और स्पीड रेशियो और वेलोसिटी रेशियो किसका रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ ए ड्रीवन। मतलब N1 हो गया ड्राइवर का और ड्रीवन हो गया N4। तो N1/N4 का रेशियो को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड रेशियो कहेंगे, है ना। N1/N4 को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड रेशियो कहेंगे। तो यहाँ पे N1/N4 ही अपना स्पीड रेशियो है। ओके, और ये निकालने के बाद आपको पता होगा, जो आपने डेरिवेशन इससे पहले भी किया है कंपाउंड गियर का या सिंपल गियर का, उसमें T2 × T4/T1 × T3 ही आता था। यहाँ पर भी आपका वही आने वाला है। ठीक है, ऊपर में हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, ड्रीवन का ऊपर पार्ट होता है और ड्राइवर का टीथ के टर्म में ड्राइवर नीचे होता है और ड्रीवन ऊपर होता है। तो ड्रीवन इवन नंबर ऑफ टर्म्स में इवन आएगा, और मतलब ड्रीवन आएगा, और ऑड नंबर ऑफ टर्म में ड्राइवर आएगा। तो ड्राइवर नीचे T1 × T3 और ऊपर में T2 × T4। तो स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ट्रेन वैल्यू पूछा जाता है तो ट्रेन वैल्यू इज़ नथिंग बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डैट ऑफ स्पीड रेशियो होता है। वो स्पीड रेशियो का जस्ट उल्टा होता है। मतलब N4/N1 अगर कर देंगे तो वो स्पीड रेशियो नहीं, ट्रेन वैल्यू देगा। और यहाँ से T1 × T4 जो है, मतलब अगर हम लोग टीथ के टर्म में अगर इसको रेशियो निकालेंगे तो T1 × T3 ऊपर होगा और T2 × T4 को नीचे कर देंगे तो ट्रेन वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है रिवर्टेड गियर ट्रेन में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। जैसा कि आपको जब फर्स्ट वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेन बताया गया था, उसी टाइम में आपको 4 टाइप का गियर ट्रेन बताया गया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो 3 टाइप का गियर है, जो सिंपल गियर ट्रेन है, कंपाउंड गियर ट्रेन है और और जो अपना अभी हम लोग जो पढ़ चुके हैं, है ना, ये वाला जिसका नाम है अपना रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो ये जो रिवर्टेड गियर ट्रेन है, सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन, इन तीनों में क्या होता है कि एक रिलेटिव मोशन नहीं होता है गियर के बीच में, लेकिन एक इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में रिलेटिव मोशन होता है। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में, इसको पढ़ने से पहले, इसका डेफिनेशन जानने से पहले थोड़ा मैं डायग्राम से समझ लेता हूँ कि कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे आपका 2 गियर है, गियर ए और गियर बी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग एक आर्म सी से कनेक्ट किया हुआ है, देखिए आप आर्म सी यहाँ नाम दिया गया है, आर्म सी से कनेक्ट किया हुआ है। दिस वन इज़ अवर पॉइंट O1 एंड दिस वन इज़ अवर O2। ओके, O1 एंड O2। अब अगर हम लोग का O1 और O2 हो चुका है, अब देखिए एक चीज़, अगर मैंने ये आर्म को फिक्स कर दिया, ठीक है, आर्म को फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, अगर ये आर्म फिक्स हो गया तो ये गियर और ये गियर आपस में मेश किया हुआ है, ये गियर और ये गियर आपस में मेश है ना, कांटेक्ट में है। तो इसको अगर घुमाएंगे ये गियर को, तो ये गियर बिल्कुल घूमेगा। तो ये आपका सिंपल गियर हो जाएगा, ये आपका सिंपल गियर ट्रेन हो जाएगा, जो हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेन में जैसा देखा था, सेम वैसा ही हो जाएगा कि जब हम लोग का ये आर्म फिक्स होगा तो उस टाइम में जो गियर ए घूमेगा तो गियर बी भी घूमेगा, और उस टाइम में हम लोग इसको सिंपल गियर ट्रेन ही कहेंगे। लेकिन एक एग्जांपल और मैं समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि गियर ए को फिक्स कर दिया जाए, ए को, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि आर्म को फिक्स किया हुआ था, अभी गियर ए को ही फिक्स कर देना है। अगर ए को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये आर्म भी मूव करेगा और बी वाला भी मूव करेगा, तो आर्म मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स है ना, तो ये आर्म मूव करेगा, तो ये जो गियर है वो गियर कहाँ घूमेगा,
गियर ए के पूरा सर्कल में इस तरह से घूमेगा, जैसे सन के अराउंड पूरा अर्थ घूमता है ना, उस तरह से ये घूमता चला जाएगा गियर नंबर बी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। इसी चीज़ को हम लोग ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, एक सर्कल में घूमता चला जाता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। और ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में हम लोग को बहुत चीज़ जानना है, बहुत ही डिटेल में हम लोग ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग को बस इतना ही समझ में आ चुका है कि ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में हम लोग किसको फिक्स किए हुए हैं, आर्म को फिक्स नहीं किया हुआ है, यहाँ गियर ए को फिक्स किया हुआ है। गियर ए को जब फिक्स करेंगे तो गियर बी जो होगा वो बिल्कुल मतलब रोटेट होगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो स्टेटिक होता है, जो रुका हुआ होता है, उसके रिफरेंस में किसी दूसरे का रिलेटिव मोशन। तो गियर बी का रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा, है ना। जब ए आएगा तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। जैसे कि आपको यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इन एन ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन द एक्सिस ऑफ शाफ्ट ओवर विच द गियर आर माउंटेड, ठीक है। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन क्या होता है, द एक्सिस ऑफ शाफ्ट ओवर विच द गियर्स आर माउंटेड, जहाँ पे गियर माउंट किया हुआ है, मे मूव रिलेटिव टू फिक्स्ड एक्सिस, वो किसके रिलेटिव में मूव करेगा, फिक्स्ड एक्सिस के रिलेटिव में मूव करेगा। और इसमें अगर गियर ए को फिक्स कर दिया जाए तो गियर बी जो होगा वो किसके रिलेटिव मूव करेगा, तो गियर ए के रिलेटिव मूव करेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, ओके। अब हम लोग जब ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन देख चुके हैं तो इसका कुछ एडवांटेज है उसको भी जान लेते हैं कि दो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन आर यूजफुल फॉर ट्रांसमिटिंग हाई वेलोसिटी रेशियो। हाई वेलोसिटी रेशियो अगर आपको चाहिए, मतलब स्पीड रिडक्शन या स्पीड आपको इंक्रीज़ कराना है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कराना है, तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन बेस्ट उपाय होता है, ठीक है ना, बेस्ट उपाय होता है विथ गियर ऑफ मॉडरेट साइज इन कंपैरेटिवली लेसर स्पेस, है ना। मतलब कम जगह में अगर आपको हाई वेलोसिटी रेशियो चाहिए तो हम लोगों को ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन आर यूज्ड इन बैक गियर ऑफ लेथ में इसका इस्तेमाल होता है। डिफरेंशियल गियर में आप ऑटोमोबाइल में पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल गियर का क्या काम होता है। तो डिफरेंशियल गियर को जब कोई ऑटोमोबाइल, कोई गाड़ी अगर टर्न हो, मतलब कोई रोड में अगर गाड़ी को टर्न लेना हो, लेफ़्ट टर्न या राइट टर्न, तो क्या होता है कि आउटर व्हील को हम लोग को ज़्यादा घुमाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इनर व्हील। तो उस टाइम में डिफरेंशियल गियर वर्क करता है जिसमें आउटर व्हील को ज़्यादा डिस्टेंस कवर कराता है इनर डिस्टेंस के कंपेयर में। तो डिफरेंशियल गियर में भी हम लोग ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल में, ठीक है। और भी बहुत सारा इसका रेस्ट वॉच वगैरह में, पुली में, ये सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का। वेलोसिटी रेशियो ऑफ ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन इज़ गिवन बाय, अगर हम लोग ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो देखेंगे तो इसको निकालने का दो तरीका है। पहला है एक टेबुलर मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। इन दो तरीक़ों से ही इसका वेलोसिटी रेशियो निकाला जा सकता है। और इसका वेलोसिटी रेशियो जो और 3 गियर है उन सब के कंपेयर में डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीका है जानने का वेलोसिटी रेशियो, है ना। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो निकालने का अलग तरीका है, उन सबसे थोड़ा अलग हो जाता है और ये डिफरेंट हो जाता है। और इसीलिए डिफरेंट होने की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग टेबुलर मेथड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेबुलर मेथड वेलोसिटी रेशियो निकालने का, किसका वेलोसिटी रेशियो, तो हम लोग देखेंगे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का टेबुलर मेथड से निकालेंगे और पूरे अच्छे से जानेंगे कि किस तरह से हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल पाते हैं, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लिसनिंग।